तुम्हारा 11वां लेसन, जिसमें दूसरा सेशन है आपका स्थलांतर का, जिसमें स्थलांतर के कारण पढ़ते हैं, जिसके 4 प्रकार है। पहला है आर्थिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है राजकीय कारण और चौथा है प्राकृतिक आपत्ति के साथ जुड़े हुए कारण। अभी तक हमने स्थलांतर के बारे में, उसकी परिभाषा और कितने प्रकार है उसके बारे में चर्चा करी। तो स्थलांतर के प्रकार के अभ्यास करने के बाद स्थलांतर के विस्तृत रूप से समझने के लिए स्थलांतर के कारण का भी अभ्यास करना जरूरी है। स्थलांतर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, पर अधिकतर सब लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हमने 11वीं में पढ़ चुके हैं कि आय के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति, जिसे हम आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं, जिसमें यहाँ पर भी नौकरी, व्यवसाय और धंधा, जो आपके बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि यदि व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय या धंधे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो उसे आर्थिक प्रवृत्ति कही जाती है। और हमारी परिभाषाएं क्या है कि व्यक्ति आजीवन तक एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसे स्थलांतर कहा जाता है। दूसरा है तबादला, यानी व्यक्ति को एक जगह पर काम कर रहा है पर वो ऑफिस के कारण अथवा जहाँ पर रोजगार प्राप्त करा है उनके हिसाब से उनको कोई दूसरी जगह बदल दिया जाए, उसको तबादला के रूप में जानते हैं, कि वो भी एक आय के उद्देश्य से करने वाली प्रवृत्ति है। यदि व्यक्ति एक जगह से नौकरी कर रहा है और उसके तबादला दूर से किसी स्थान पर हो जाए तो उसे वह स्थान छोड़ना पड़ता है। अब है तीसरा कारण उसके आर्थिक प्रवृत्ति का प्राकृतिक संपत्ति का प्रमाण। यदि किसी एक जगह प्राकृतिक संपत्ति विपुल प्रमाण में हो, यानी कुदरती देन, और कुदरती देन कौन कौन सी है? पेट्रोलियम पैदाश, खनिज संपत्ति, खनन इत्यादि, सोने, हीरा, वो जमीन में से हमें प्राप्त होते हैं। वहाँ पर जनसंख्या कम होती है पर ये वस्तु के कारण व्यक्ति को वहाँ पर रहना पड़ता है, अर्थात वो जगह पर से वो प्राकृतिक संपत्ति प्राप्त ना हो तो जहाँ पर दूसरी जगह प्राप्त होने वाली वहाँ पर उसको बदला करना पड़ता है, उसका जगह चेंज करनी पड़ती है। यदि किसी एक जगह पर प्राकृतिक संपत्ति से विपुल प्रमाण में से किंतु उसी स्थान पर जनसंख्या बहुत कम हो तो उसके स्थान पर होने वाले स्थलांतर अथवा सोने, हीरे की खान, खनन संपत्ति, पेट्रोलियम पैदाश इत्यादि के खनन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए विविध प्रकार के कौशल रखने वाले मानव श्रम की बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ती है। और वहाँ पर विकसित देश के लिए साधन है ऐसे जरूरी नहीं है, वहाँ पर व्यक्ति ही कार्य करते हैं। तब अपने मूल वतन छोड़ के वे इन जगह पर निवास करते हैं। ऐसे लोगों का प्रमाण क्रमशः बढ़ता गया है। यूएई के देशों में होने वाले स्थलांतर ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों में होने वाला स्थलांतर। अब है चौथा कारण उसका उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना। आपको कल ही हमने बताया था कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव में 1 से 7 धोरण या 10 धोरण होते हैं, उसकी आगे की कक्षा की पढ़ाई उन लोगों को शहर में करनी पड़ती है। और शहर में जाने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिक पढ़ना हो तो उनको विदेश भी जाते हैं। कि यदि व्यक्ति अपने वतन से शिक्षा के मर्यादित अवसर विद्यमान हो और उच्च तालीम या शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो तो वतन से दूर स्थलांतर करते हैं और जो जाकर स्थायी स्वरूप धारण कर लेते हैं, यानी फिर उनको गांव में रहना अच्छा लगता नहीं है। आधुनिक आरोग्य सुविधाएं, आप लोग जानते होंगे कि गांव में कई सुविधाएं होती नहीं है और जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को गांव से शहर तरफ अपनी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आना पड़ता है। पहले तो आरोग्य की सुविधा, गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको कोई ऐसी अस्पताल के गांव में होती नहीं है, वो सुविधा प्राप्त करने के लिए उनको शहर में आना पड़ता है। कोई वाहन की भी व्यवहार की सुविधाएं नहीं होती, कभी कोई ऐसे वाहन या कैसे लेके आए तो भी कोई ऐसी परिस्थिति हो तो व्यक्ति रोड पे ही मर जाता है, आधे बीच में ही खत्म हो जाता है। पर वो सुविधाएं शहर में होती है। आगे भी हम शहरीकरण के समस्या पढ़ेंगे, उसके लाभ और गैर पढ़ेंगे, तभी एक आरोग्य वाला आता है कि अब शहर में आसपास हमारे नज़दीक में ही कई ऐसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन चुकी है। अभी कोरोना के कारण भी आप जानते हो कि हर एक सुविधा एक ही अस्पताल में हो। अति आधुनिक विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिए यदि व्यक्ति को आरोग्य विशेष सुविधा पर्याप्त प्रमाण में अपने वतन उपलब्ध न हो
तो इन सुविधा को प्राप्त करने के लिए वह स्थलांतर करता है, जिससे वह तंदुरुस्त जीवन के साथ उसकी सकारात्मक असर भी आर्थिक उपार्जन में देखने को मिलती है। अब आयोजित स्थलांतर, भविष्य का कोई प्लान करना कि अपने बच्चे का भविष्य अच्छा हो, अर्थात हमारे वतन में जो रहे उनके लिए भी कमा के पैसे गांव में दे तो वो भी अपना जीवन अच्छे से जी सके, इसीलिए ये कार्य अर्थात स्थलांतर होता है। कि कई बार परिवार सदस्य एक आयोजन के भागरूप परिवार के एक या अधिक सदस्यों आर्थिक प्रवृत्ति के लिए वतन से दूर भेजे तो उसे आयोजित स्थलांतर कहते हैं। अब दूसरा कारण, सामाजिक कारण, कारण पूछे तो भी वही है, परिबल बोले तो भी वही है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि स्थलांतर के आर्थिक कारण के साथ कि पहला है कि समझाने के लिए कि सामाजिक कारण क्या है, कि समाज में रहते हैं तो समाज के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। कि स्थलांतर के आर्थिक कारण के साथ कई सामाजिक कारण भी स्थलांतर की प्रक्रिया में, पहला है विवाह। अभी आप लोग जानते होंगे कि शादी के बाद स्त्रियां अपने ससुराल में ही आती है, कभी ऐसा उल्टा सुना कि लड़का आया? नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो विवाह होने से स्त्री अपने वतन छोड़कर अनिवार्य रूप से विवाह के स्थान पर स्थायी निवास करती है और इसी प्रकार स्थानांतर सामाजिक स्थानांतर कहलाता है। दूसरा है समाज के कुरिवाजों से मुक्ति पाना। आप लोग जानते होंगे कि गांव में कुरिवाज, पर उसके पीछे कारण है अशिक्षा। शिक्षा का प्रमाण न होने के कारण ये समस्याएं होती, और जो शिक्षा का प्रमाण समझने के बाद पढ़े लिखे लोग होते कई बात को मानते नहीं है। कि ग्रामीण विस्तारों में परंपरागत रूढ़िचुस्त मानसिकता व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि शहर सामाजिक व्यवस्था, मुक्त विचार तथा आधुनिक जीवन शैली से परिपूर्ण है। विशेष तौर पर ग्रामीण समाज का युवा वर्ग ऐसे ही मुक्त विचार शैली से आकर्षित होकर शहर की ओर निवास करना पसंद करता है। अब तीसरा कारण है राजकीय कारण। हमारा तीसरा कारण अर्थात परिबल की युद्ध और अशांति, जहां बार बार अशांत माहौल के युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहती है और वहां लोग हमेशा भय के माहौल से जीने के लिए मजबूर हो, ऐसे लोग सुरक्षित एवं शांत विस्तार में रहना पसंद करते हैं। अभी लोगों को युद्ध या लड़ना झगड़ा अच्छा लगता नहीं, पर ऐसे जहाँ शांत माहौल है वहाँ पर वो बदल जाते हैं, अथा रहना छोड़ देते वहाँ से और अपने अशांत विस्तार को छोड़कर इन शांत विस्तारों की ओर स्थलांतर करते हैं। दूसरा है घर्षण के निवारण हेतु, जहाँ जहाँ बार बार दंगा फसाद घर्षण के कारण लगातार अशांत माहौल में रहते हो, वह लोग शांत और घर्षण मुक्त सौहार्दपूर्ण विस्तारों की ओर स्थलांतर करते हैं। अब एक चौथा परिबल है प्राकृतिक आपत्ति वाला, जो कहते हैं कि अकाल, भूकंप। अब हम लोग अधिकतर ज़्यादातर किससे वाक़े पे? सुनामी से। अभी 2 बार ऐसी सुनामी आ चुकी जिसके भारी नुकसान हुआ है, तो उसकी जगह जहाँ रहते वो लोग जहाँ अच्छी जगह हो वहाँ पर चले जाते हैं। प्राकृतिक आपत्ति जैसे अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे अनेक प्राकृतिक आपत्ति के त्रस्त होकर सुरक्षित स्थान की ओर स्थलांतर करते हैं। पर्यावरण पर आधारित परिबलों में से आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण होने वाले स्थलांतर विकासलक्षी स्थलांतर कहते हैं। वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, विकासलक्षी स्थलांतर किसे कहते हैं? शायद परीक्षा हो, परिभाषा हो कि विकास की प्रक्रिया होने वाले परिवर्तन। गुजरात में सरदार सरोवर योजना के कारण होने वाले स्थलांतर विकासलक्षी स्थलांतर कहा जाता है, उसके उदाहरण के साथ दिया है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के रूप से कुछ विस्तारों की घोषणा की जाए कि स्थानिक लोगों द्वारा होने वाले स्थलांतर को भी विकासलक्षी स्थलांतर कहा जाता है। अब इसके बाद आता है स्थलांतर की असरें, जो 2 भागों में बांट दी गई है, सकारात्मक असर और नकारात्मक असर। आपके बोर्ड पे भी लिखी है। जो सकारात्मक असर है, जो स्थानांतर की सकारात्मक तमाम आर्थिक क्षेत्र, व्यक्ति के परिवार और समाज के संपूर्ण देश के लिए लाभदायी और विकासलक्षी है, जिसमें हमें पढ़ना है। पहला है आय में वृद्धि। कि आय में वृद्धि, जो गांव के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? शिक्षा पढ़े होते नहीं है और उनको शहर में आके छोटा मोटा काम अर्थात मजदूरी काम करना पड़ता है। यानी शिक्षा वाले जो शहर के लोगों की आय कितनी होती? अधिक,
और गांव की लोगों जो यहाँ पर काम करने आते हैं उनकी आय कम हो जाती है, उसकी आय का असमान बंटवारा होता है। स्थलांतर के मुख्य उद्देश्य आय सर्जन और आय वृद्धि का है। जो लोग गांव छोड़कर शहर में कमाने के लिए जाते हैं वो अपनी आय का कुछ भाग वतन में रहने वाले लोग अपने शेष परिवार में भेजते हैं। उसी आय में से गांव के उन लोगों को जीवन स्तर में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त गांव के लोगों की आय में जो बढ़ोतरी होती है उसका कुछ भाग कृषि क्षेत्र में लगातार, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र के पूंजी निवेश बढ़ने से जमीन को उर्वरा शक्ति और उत्पादन में सुधार होने से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा भी देखने को मिला कि गांव के लोग ऐसी आय का कुछ भाग धंधा तथा पूरक व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गांव में से कृषि संबंधित उद्योग धंधे के अन्य पूरक व्यवसाय का भी विकास देखने को मिलता है। अब देश के तीव्र आर्थिक विकास में योगदान, यानी जब देश की जनसंख्या अन्य देश में स्थलांतर करती है तब ऐसे लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा वतन में रहने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भेजते हैं। साथ ही देश में धंधा, व्यापार, उद्योग के पूंजी निवेश भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आरक्षित विदेशी पूंजी में भी वृद्धि होती है, जो तीव्र आर्थिक विकास करने से सहायक है। वहाँ पर फिर से अंडरलाइन कर दो, 1991 में नए आर्थिक सुधार के परिणाम स्वरूप, यानी आर्थिक सुधार कौन सी साल में हुआ, परीक्षा में एमसीक्यू में आता है कि प्रवाह सतत बढ़ता गया है, जिसके कारण भारत में तीव्र आर्थिक विकास देखने को मिलता है। और इससे अतिरिक्त देश के लोग विदेश में जाकर उच्च शिक्षा एवं तालीम प्राप्त करने से किसी भी एक क्षेत्र में उसका कौशल्य प्राप्त करते हैं। उस कौशल्य में तकनीक का लाभ भारत में देते। कोई इंजीनियर, कोई ऑटोमोबाइल्स है तो उसमें ही आगे आता है इंजीनियर, तो कोई जो उसके कार्य उसमें जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वही वो सब्जेक्ट अधिक पढ़ता है और उसमें अधिक आगे आता है जिससे परिणाम स्वरूप देश के विकास की प्रक्रिया में वेग मिला। ऐसे भी कई बार देखा गया है। अब है उसके नकारात्मक असरें। उसके भी 4 नकारात्मक असर है जो आपके बोर्ड पे भी लिखी हुई है। पहला है अनियंत्रित शहरीकरण, ढांचागत सुविधा अप्राप्य प्रमाण, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और सामाजिक दूषण। उपरोक्त स्थानांतर के सकारात्मक असर के विरुद्ध कुछ नकारात्मक असर भी है, क्योंकि ग्रामीण विस्तार में अल्प शिक्षित अकुशल गरीब लोग रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से शहर की ओर आते हैं, किंतु शहर में ऐसे अल्प शिक्षित अकुशल और कम कौशल रखने वाले लोगों को कम आय देने से श्रम प्रधान व्यवसाय के अलावा किसी भी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते नहीं। वो मजदूरी काम ही कर सकते हैं, कोई बैठ के काम करने वाला होता नहीं है। अनियंत्रित शहरीकरण, यानी ग्रामीण विस्तार में अल्प शिक्षित अकुशल एवं कम कौशल्य वाले गांव के गरीब स्थलांतर करते हैं, तब उन्हें निजी आय के कारण मुख्य शहर में दूर से विस्तार में अनिवार्य रूप से रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और परिणाम स्वरूप अनियंत्रित शहरीकरण की समस्या का सर्जन होता है। इसके अलावा गंदी चाल या झोपड़पट्टी में रहने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प न होने के कारण शहरों में अनियंत्रित कच्चे मकान के चालियों का निर्माण होता है। हमारे आसपास के एरियो में देखते हैं कि कैसे गांव से कोई लोग आते हैं, उनके मकान की व्यवस्था नहीं, तो छोटा झुपड़ा बना के वहाँ पर रहते हैं। उनको लिए कोई ड्रेनेज की, पानी की कोई सुविधा होती नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, हर एक जगह पर गंदा वसवाट की स्वरूप धारण कर लेता है। अब है ढांचागत सुविधा की अप्राप्य प्रमाण। ढांचागत यानी शिक्षा का प्रमाण, रहने का, बिजली का, ड्रेनेज का, यातायात, संदेशा व्यवहार, ये सब हमारी ढांचागत सुविधा है। उसका भी विकास कम होता है, अर्थात उन लोगों को वो लाभ प्राप्त होता नहीं है। अनियंत्रित शहरीकरण, चाली एवं गंदे आवासों के कारण स्थानिक व्यवस्था तंत्र उन्हें पर्याप्त प्रमाण में पानी, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो कौन कौन सी सुविधा है। 1 वर्ड आंसर आता है कि पानी, ड्रेनेज, बिजली, सड़क, यातायात, संदेशा व्यवहार, शौचालय, शिक्षा, स्कूल आयोजन, आरोग्य जैसे ढांचागत सुविधा उपलब्ध करवाने में निष्फल रहा है। कोरोना के कारण ये सब ढांचागत सुविधाएं अलग डिटेल में पढ़नी थी, पर इस साल कोरोना के कारण लेसन में कमी दर्शाई गई है, जो आरोग्य से संबंधित अनेक गंभीर समस्या को जन्म देते हैं और इन विस्तारों में रहने वाले गरीब वर्ग उनके अनेक गंभीर बीमारियों के शिकार बनते हैं। यही बीमारियों से, यही रोगों के, यही व्यवस्थाओं न होने के कारण व्यक्ति को चमड़ी के और श्वसन तंत्र के रोग होते हैं।
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, गांव से लोग शहर में आते हैं, उनके रहने की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं और वहाँ पर मकान या कच्चे कुछ बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति कोई भी जगह पर रह जाता है और प्रदूषण फैलता है। अधिक से अधिक अहमदाबाद में वायु प्रदूषण फैलता है। ऐसे 4 बड़े शहर है हमारे, कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट। चलो स्थलांतर के कारण चाली एवं गंदे आवासों के ड्रेनेज की अप्राप्य सुविधा तथा कचरे के आधुनिक ढंग से निकाल से अभाव से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अत्यंत गंभीर रूप धारण कर लेती है, जिसका ताज़ा उदाहरण अहमदाबाद आप देख रहे हो कि ट्रैफिक से अधिक वही प्रदूषण फैलाता है। अंकलेश्वर जहाँ पर ऑयल के कुएं हैं, सूरत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहर में देखने को मिलता है। दिल्ली में तो अभी 1 बरस पहले शुरुआत हुई थी ऑड इवन गाड़ियाँ की नंबर चलाने का। उपरोक्त शहर में सार्वजनिक यातायात की अप्राप्य सेवा के कारण वैकल्पिक यातायात जो विकास हुआ, उससे अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या देखने को मिली और उसी प्रकार ध्वनि और पानी प्रदूषण जो भी गंभीर समस्या पैदा हुई है। छिल्ला कारण है सामाजिक दूषण। सामाजिक दूषण यानी क्या? गांव से शहर तरफ लोग आते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए, पर उनको रोजगारी प्राप्त ना हो, काम ना मिले तो चोरी, लूटपाट ये सब अधिक फैल जाता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता तो पूरी करनी है। गांव छोड़कर लोग शहर की ओर स्थलांतर करते हैं। उनकी अपेक्षा के अनुसार नियमित आय का रोजगार प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए उनको लोग चोरी, लूटपाट, हिंसा जैसी असामाजिक प्रवृत्ति संलग्न पाए जाते हैं, जिसके बड़े शहरों में सामाजिक संतुलन भी बिखर जाता है। स्थलांतर के परिणाम स्वरूप लोगों के बीच भाषा, संस्कृति, रहन सहन इत्यादि कारण संघर्ष की और स्थिति का निर्माण होता है, क्योंकि एक दूसरे की भाषा समझ सकते नहीं है और उनका रहन सहन भी बदल जाता है। गांव के और शहर में रहना सहना अलग हो जाता है। कई बार विदेश के लोग आते हैं तो उनको देख के हमको नवाई लगती, क्यों? क्योंकि उनका रहन सहन हमारे से अलग है। यहाँ पर आपका स्थलांतर वाला प्रश्न पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर से आपका शहरीकरण, उसके अर्थ और सकारात्मक और गैर लाभ उसके समझा